नमस्कार। अपनी प्रश्नावली चल रही है 3.1, ठीक है। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तो प्रत्येक आकृति का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित आधारों पर कीजिए। पहला हमें दिया गया है साधारण वक्र, ठीक है। देखिए, इनमें आकृतियाँ देखनी है जो साधारण वक्र हो। इसमें क्या है कि हमें इस प्रकार की स्थिति देखनी है कि हमें पेन को उठाना नहीं पड़े, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये एक आकृति बनाई, ठीक है। अब पेन को उठाए बगैर ये आकृति बन गई है। तो जब आकृति पेन को उठाए बगैर बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। तो इस साधारण वक्र की स्थिति के अंदर जैसे हम पहले देखें, पहले हमें ये आकृति दी गई है। अब ये आकृति बिना पेन हटाए बन गई है, तो ये क्या हो गया? साधारण वक्र हो गया। यानी हमें पहले ये पता होना चाहिए कि साधारण वक्र होता क्या है, तब हम छांट पाएंगे। तो जो आकृति एक बार पेन रख के आप बिना पेन हटाए पूरी कर सको, वो क्या है? साधारण वक्र है। दूसरी आकृति की ओर देखो, ये देखिए, ये दूसरी आकृति बन गई। तो दूसरी आकृति भी क्या है? साधारण वक्र है, ठीक है। अब तीसरी आकृति देखें तो देखिए हमें पेन हटाना ही पड़ा, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। चौथी आकृति की ओर देखें तो इसमें देखिए एक त्रिभुजीय है, पेन हटाना पड़ा, दूसरा त्रिभुजीय है, तो इसमें पेन हटाना पड़ा है, इसलिए जो आकृति है वो अपनी साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहली और दूसरी तो क्या हुई? साधारण वक्र के अंतर्गत आ गई, लेकिन 3 और 4 नहीं है। लेकिन पांचवी आकृति देखिए, ये इस प्रकार की आकृति है और हमने बिना पेन हटाए इसको बना लिया, तो इसका मतलब ये जो आकृति है वो क्या है? पांचवी आकृति साधारण वक्र है। छठी आकृति को देख लो, ये लो, इसको भी हमने पेन हटाए बगैर बना लिया है, तो छठी आकृति भी क्या है? साधारण वक्र है। सातवीं आकृति देखो, ये सातवीं बन गई पेन हटाए बिना, तो ये क्या हो गई? साधारण वक्र हो गई। लेकिन आठवीं आकृति देखें तो ये देखिए पेन को हटाना पड़ा हमें, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। तो अब अपन कह सकते हैं कि दी गई आकृति में आकृति 1, आकृति 2, आकृति 5, आकृति 6 और आकृति 7, ये क्या है? ये साधारण वक्र है। दूसरा में पूछा गया साधारण बंद वक्र। देखो, पहले इन आकृतियों में देखते हैं कि बंद आकृतियां कौन सी है, ठीक है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, हालांकि बंद तो ये सब है, लेकिन यहाँ से देखें तो ये आकृति यहाँ से क्या हो गई? खुली है, अलग है। ये भी है इस प्रकार खुली है, और यहाँ भी जगह छुड़ गई है, ठीक है। तो अब साधारण बंद वक्र में अपन क्या करेंगे? जो ऊपर दे रखी हैं वही आकृतियाँ क्या आ जाएगी? साधारण बंद वक्र में आ जाएंगी। कौन कौन सी? 1, 2, ठीक है, ये 2, क्योंकि यहाँ पेन हटाना भी नहीं पड़ा और बंद भी है, ठीक है। तो साधारण वक्र वो होता है जो पेन हटाए बगैर बन जाए, ठीक है। और इसमें एक शब्द और जुड़ गया बंद, तो हमें बंद भी देखनी है, तो ये आकृतियाँ बंद भी है। तो ऊपर वाला जो उत्तर है 5, 6 और 7, ठीक है। विवक्र वो होगी यानी जिस आकृति को हम बनाएं तो एक बार पेन रख दिया और पूरी किए बिना हमें पेन न हटाना पड़े, वो वक्र है। तो ये साधारण वक्र वाली है, वो साधारण वक्र आ गई। और ये 5 आकृतियां बंद भी हैं, तो साधारण बंद वक्र में ये आकृतियां वापस आ जाएगी 1, 2, ठीक है। ये दोनों तो वक्र में ही नहीं आए वैसे, ठीक है, क्योंकि इनमें पेन हटाना पड़ा है। फिर वक्र में ही आई है, ये तीनों फिर आ गई, इसमें पेन हटाना पड़ा, तो ये 1, 2 और 3 ये तो वक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये अलग हो गई यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ आ गई बहुभुज। तीसरे में देखो, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो और बंद आकृति हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 रेखाएं हैं। अब इन 2 रेखाओं को मिलाकर अपन कोई भी ऐसी आकृति नहीं बना सकते जो बंद हो,
वही हमारे पास मान लो 3 रेखाएं हो, तो 3 भुजाओं से हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ देखनी है। इसके अंतर्गत हमें क्या ढूंढना है, इसके अंतर्गत हमें यहाँ ढूंढना है बहुभुज। ठीक है, कौन सी आकृति है जिसके अंदर 3 या अधिक रेखाएं यहाँ अपने को दी गई है। तो 1 नंबर देखिए आप, 1 नंबर आकृति है, उस आकृति के अंदर हमें क्या दिया गया है, इसमें 3 से अधिक भुजाएं अपने को दी गई है। तो 3 से अधिक भुजा दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ये बहुभुज है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति भी क्या है, बहुभुज है, लेकिन इसमें भुजाएं हैं, इनमें भुजा नहीं है, इनमें भुजा नहीं है, इनमें भुजा नहीं है। यहाँ देखें तो भुजा तो 2 है, लेकिन तीसरा राउंड हो गया, वक्र हो गया, इसमें भुजा नहीं है, राउंड ज़्यादा हो गए। ये चौथी में देखें, इसमें भुजाएं हैं। तो ये देखिए, तो आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 4, इसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, तो ये क्या है, बहुभुज है। चौथा में पूछा है उत्तल बहुभुज। देखो उत्तल बहुभुज हम इसमें से छांटें, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो उसमें ध्यान रखें, उत्तल बहुभुज वो होगा जिसमें कोण है, जितने भी कोण होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, 180 डिग्री से कम के होंगे। ठीक है, कितने से कम के होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। लेकिन जहाँ कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवतल। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री से हमें क्या देखने हैं, कम देखने। तो जो सारे कोण 180 डिग्री से कम होंगे वो क्या है, उत्तल है। तो ये देखिए, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360। तो इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 180 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ जो 2 नंबर आकृति है ना, वो 2 नंबर आकृति एक उत्तल बहुभुज की है। ठीक, और कोई आकृति उत्तल बहुभुज में नहीं है। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज की। देखिए, जिस प्रकार हम उत्तल बहुभुज में कहते हैं कि प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से छोटा हो, लेकिन अवतल बहुभुज में क्या होता है, पर इसमें कोई न कोई कोण, एक कोण ये क्या होगा, ये 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और ये कंडीशन है नंबर 1 आकृति में और नंबर 4 आकृति में। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि यहाँ जो बाहर कोण बनेगा, देखिए इस प्रकार ये क्या हो रहा है, ये बन सकता है कितना, 180 का, लेकिन कोण यहाँ बने। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है वो क्या है, 180 से ज़्यादा है। तो इसी प्रकार की स्थिति यहाँ है, 180 से ज़्यादा। तो इसलिए ये दोनों जो आकृतियाँ हैं वो क्या है, वो अवतल बहुभुज है। तो ध्यान रखें, उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा और अवतल बहुभुज में एक न एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। देखिए, विकर्ण कब बनते हैं, जब कोई आकृति है उसके 2 कोई शीर्ष मिल जाते हैं तो विकर्ण बनते हैं। ठीक है, अब अपने को दे रखा है एक उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, अब कोई भी हम आकृति बनाते हैं, जैसे ये हमने आकृति बनाई, तो ये एक चतुर्भुज की आकृति है। अब कोई भी 2 शीर्ष मिलाने से क्या बनता है, विकर्ण। अब देखिए, एक तो शीर्ष मिल गया और दूसरा शीर्ष ये मिल गया। तो इस प्रकार एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनते हैं, 2 विकर्ण बनते हैं। ठीक है, तो ये तो किसकी आकृति हुई, एक चतुर्भुज की। अब अगली आकृति हमें किसकी बता रहा है, एक समषटभुज की। ठीक है, अब एक समषटभुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे। देखिए, ये हम बनाते हैं
षटभुज बना लिया मान लीजिए अपनों ने, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या दिखाने हैं, विकिरण दिखाने हैं। और विकिरण कब बनते हैं, जब दो शीर्षों को मिलाया जाता है। तो ये एक शीर्ष मिला दिया हमने, तो ये बन गया एक, ठीक है। और ये बना दिया दूसरा शीर्ष, मिला दिया, बन गए दो। और ये मिला दिया तीसरा शीर्ष, तो ये तो बन गए कितने, तीन। अब देखिए ये एक और मिल गया, ये बना चार, ये यहाँ मिला दिया, ये बन गया पाँच, ठीक है। और एक मिला दिया, ये बन गया छः, ठीक है। और ये मिला दिया, बन गया सात, ठीक है। अब देखिए एक ये मिल गया आठ, और एक ये शीर्ष मिल गया, ये बन गया नौ। इस प्रकार एक समषटभुज होगा, उसके अंदर जो विकिरण बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 9 विकिरण बनेंगे, ठीक है। अब कह रहा है एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ठीक है। अब होता क्या है कि त्रिभुज के अंदर विकिरण की बात चलती है, और विकिरण कब बनते हैं, जब दो शीर्षों को मिलाया जाता है। अब देखिए इसका शीर्ष मिलाया तो किससे मिलाएं, ये तो रेखा पहले से ही है, इससे मिलाती है भुजा पहले से ही है, इसको मिलाती है भुजा पहले से ही है, यानी कोई भी दो शीर्ष इसके मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो त्रिभुज में जब कोई भी शीर्ष आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी विकिरण नहीं होगा, यानी एक भी विकिरण नहीं बनेगा, या यूं कहें कोई विकिरण नहीं बनेगा। अपना तीसरा प्रश्न है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो ये देखिए हमने एक चतुर्भुज बनाया है, देखिए पैमाने पर आधारित नहीं, हमने सिर्फ इसको बनाया। तो इसमें क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के, ठीक है, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये नियम तब भी लागू होता है, तब भी लागू होता है जब चतुर्भुज उत्तल न हो। अब देखिए चित्रानुसार चित्र बनाया हमने, और उसमें है चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी। अब इसमें ए का मान है 110 डिग्री, प्लस बी का मान है 120 डिग्री, और प्लस सी का मान है 50 डिग्री, और प्लस डी का मान है 80 डिग्री, और ये बराबर हो गया 360 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार चतुर्भुज है, उसके चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री, और ये सभी चतुर्भुज पर लागू होता है। अपना चौथा प्रश्न है, तालिका की जांच कीजिए
प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आकृति किसकी है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज। ठीक है, यानी पहली आकृति त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी है, पंचभुज 5 भुजाओं से बनी है और षटभुज 6 भुजाओं से बनी है। और हमें पूछा जा रहा है कोणों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, और लिखा गया है प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए। तो ये तो यहाँ त्रिभुज है ही। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ये त्रिभुज है और 3 कोण है और इसका मान हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम इस प्रकार निकालते हैं कि n-2 गुणा 180। ये त्रिभुज है, उनमें मान निकालने का सूत्र है। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या जितनी भी है आकृति में, उसमें से 2 घटाया जाता है। जैसे यहाँ क्या है, भुजाओं की संख्या यहाँ 3 है, तो अपना ये सूत्र किस प्रकार से बैठेगा? 3 - 2 गुणा 180। तो अपना मान क्या आ जाएगा? 180। ठीक है, इस प्रकार 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है त्रिभुज और उसके तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब इसमें हम कोई लाइन खींच के इसको 2 भागों में नहीं बांट सकते या 2 त्रिभुज नहीं बना सकते। यहाँ कह रहा है त्रिभुजों में बांटिए। देखो इसको अपन त्रिभुजों में बांटना है तो इस प्रकार अपन करें इसको। ठीक है, अब यहाँ त्रिभुज कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो जब एक त्रिभुज है उसके कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अपने पास यदि 2 त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है, तो कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि ये 2 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ ये पंचभुज है, ये एक त्रिभुज बना और ये एक त्रिभुज बना। इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो यहाँ अपने पास एक ही त्रिभुज है, यहाँ 2 है और यहाँ त्रिभुज हो गए 3, और 3 को गुणा कर रहे हैं 180 से। ठीक है, तो ये पंचभुज है, उसमें 3 त्रिभुज बने और अंतः कोणों का योग क्या हो गया? 540। यानी 3 त्रिभुजों के कोणों का योग होता है 540। अब ये षटभुज है, इसको हम जब त्रिभुज में बांटे तो एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, और सॉरी इसके अंदर दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ऐसे बन जाएगा और चौथा ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, सॉरी यह गड़बड़ हो रहा थोड़ा, इसको देखो ऐसे बनाएंगे, पूरा बना के बता देता हूँ। ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इस प्रकार से अपने पास यहाँ 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज बनेंगे। उनको अपन गुणा करेंगे किससे? 180 से, और ये उत्तर आएगा अपना 720। अब इन सब में एक बात कॉमन है, वो कॉमन क्या है कि त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है, तो उसमें एक ही त्रिभुज है और उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180। तो यहाँ 1 गुणा 180 हो गया। लेकिन जब 4 भुजाएं हो तो भुजाओं की संख्या 2 हो रही है, यानी इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 2।
यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो रही है 5, और उसमें बन रहे त्रिभुज कितने 3, और यहाँ भुजाओं की संख्या हो रही है 6, उसमें त्रिभुज बन रहे हैं 4। यानी कोई भी आकृति जितनी भुजाओं की है उससे 2 कम त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ जब 4 भुजा है तो त्रिभुज बन रहे हैं 2, या 5 भुजा है तो त्रिभुज बन रहे हैं 3, 2 कम हो गए, और यहाँ 6 भुजा है तो यहाँ त्रिभुज बन रहे हैं 4। ठीक है, तो इनसे हमारा एक सूत्र बनता है n-2 गुणा 180। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, यानी कोई भी आकृति जितनी भी भुजाओं की है उसमें से कितना घटाया जाए 2 घटाया जाए, तो बची हुई संख्या उस आकृति में बने त्रिभुजों की संख्या होती है, और फिर उसको 180 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज में अंतःकोणों का मान 180 होता है, तो जितने त्रिभुज बनेंगे उसको उसी प्रकार गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा n-2 गुणा 180। ठीक है, तो सब में सूत्र एक ही लगेगा, n-2 गुणा 180। ठीक है, अपन इस आकृति को ले, जैसे 6 भुजा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 6-2 गुणा 180। अब 6 में से 2 गए तो 4 गुणा 180, ये अपना मान आ रहा है 720। इस प्रकार n-2 गुणा 180 ये किसी आकृति के अंदर त्रिभुजों की बनने वाली संख्या के आधार पर उनका योगफल निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है तो 180, 2 त्रिभुज है तो 60, 3 त्रिभुज है तो 540, और 4 त्रिभुज है तो 720। ये तो हो गई है सारणी। आगे क्या कह रहा है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं, ठीक है, कि हम जानते हैं, हम कह सकते हैं, अगर अब इसी लाइन को अपन ऐसे करें, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज के, यहाँ से लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिए ये अंतःकोण होते हैं। ठीक है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अपन त्रिभुज के बारे में कह सकते हैं। अब आगे ये पूछ रहा है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्न है, 1 में 7, 8, 10 और n। तो पहला लेते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 7 हो, उसमें अंतःकोणों का योग। ठीक है, यहां अपन देखो त्रिभुज की बजाय क्या लिखेंगे, बहुभुज लिख देंगे। वह बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 7 हो उसमें अंतःकोणों का योग। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, n-2 गुणा 180। भुजाओं की संख्या कितनी है 7, 7 में से क्या घटा दिए 2 और गुणा कर दिया 180, तो ये आ गया 5 और हमने गुणा किया 180 से, 18 पंजो 90, तो कितना मान आ गया 900। इस प्रकार त्रिभुज के अंदर यदि भुजाओं की संख्या कोई बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या यदि 7 है तो उसके अंदर जो त्रिभुज बनेंगे उनकी संख्या n-2, यानी 7 में से 2 के कितने त्रिभुज बनेंगे 5, और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, 5 को गुणा करोगे तो 900। इस प्रकार 7 भुजाओं से बनी हुई बहुभुज के अंदर जो त्रिभुज बनेंगे उनके अंतःकोणों का योग 900 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ 1 नंबर। अब अपन देखते हैं दूसरे के अंदर अपने को क्या दिया गया है, भुजाओं की संख्या 8 हो, जिस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 हो उसमें बने त्रिभुजों के
कोणों का योग। ठीक है, कोण अंती होंगे, वही सूत्र लगेगा n-2 गुणा 180। 8 में से क्या आ गए 2 गुणा 180, 2 गए तो बच गए 6 और 1 गुणा 180। 18 पंजो 90 और 18 छक्की 108। इस प्रकार 8 भुजाओं से बना बहुभुज है, उसमें बने त्रिभुजों का कोणों का योग कितना होगा 1080। ठीक है, अब यही निकाल देते अपने तीसरे का C। ठीक है, यहाँ n बराबर 10, n का मतलब यहाँ क्या होगा भुजाओं की संख्या। सूत्र अपना लग जाएगा वही n-2 गुणा 180। n की संख्या यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 10 है। 10 में से 2 गए, क्या बच गए 8। अब देखो अपन इसको गुणा करें, ठीक है, 126 आते हैं। जैसे यहाँ देख लो ये 180 है, 0 8 1 64। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 ये हुए 14, 144 आते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 1440। यानी जिस बहुभुज की 10 भुजाएं हों उसमें बने अंतः कोणों का योग, ठीक है, 1440 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज बनेंगे कितने 10 भुजाओं वाले में 8 बनेंगे। अब आ रहा है अपना लास्ट, और इसमें अपने क्या दिया गया है n। ठीक है, n भुजाओं वाले बहुभुज में बने त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ भुजाओं की संख्या क्या दी गई है n दी गई है। ठीक है, तो वो हो जाएगा n-2 गुणा 180। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ अपन इसको निकालना चाहे तो हमारे पास यदि n का कोई मान होगा तो निकलेगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे ये लिखेंगे कि n भुजा वाले बहुभुज में बने त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 होगा। n क्या होगी भुजाओं की संख्या होगी, और उनमें से क्या लेस कर दिया जाएगा 2, और बची भुजाओं को किससे गुणा कर देंगे 180 से, तो उसमें बने हुए कोणों का योग आ जाएगा। धन्यवाद। वेलकम।